तो हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो हमें नेटवर्क की इंट्रोडक्शन देखना है, नेटवर्क है क्या और ये कितने टाइप्स के हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बेसिकली इसमें 3 टाइप्स होते हैं, लैन, मैन और वैन, और आपका जो सिलेबस है उसमें लैन और वैन ही पढ़ना है। बट इसके 3 टाइप्स हैं, मैंने इसमें तीनों टाइप को डिफाइन किया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप। टोपोलॉजी है क्या और टोपोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं, उन सारे को हम डिटेल में समझने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ प्रोटोकॉल समझेंगे, प्रोटोकॉल क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, और प्रोटोकॉल्स के कुछ पोर्ट नंबर होते हैं, कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन है, उन सब पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद हम स्विचिंग पढ़ेंगे, स्विचिंग में सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग होगा। और फिर इंटरनेट एंड www को हम समझेंगे, URL, DNS, ISP एंड उसके बाद हम कुछ एड्रेस को देखेंगे जो कि आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई करेगा, आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा, जिसमें 3 टाइप्स के आते हैं प्रोटोकॉल्स। ये है IP प्रोटोकॉल, IP एड्रेस भी इसको बोलते हैं, एंड MAC एड्रेस होता है, और IMEI एक एड्रेस होता है जिसके मदद से आपके डिवाइस को ट्रेस किया जाता है, उसको फाइंड आउट किया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद फाइनली हम लास्ट में कुछ वेब से पॉपुलर सर्च इंजन को समझेंगे, सर्च इंजन क्या है इसके बारे में हम समझने वाले हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल को भी हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, व्हाट इज़ नेटवर्क। तो नेटवर्क का इंट्रोडक्शन देखते हैं। A network is a collection of 4 different components। यानी कि जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क में 4 कंपोनेंट होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन 4 कंपोनेंट के बिना आप नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो कोई भी नेटवर्क आप तैयार कर रहे हैं तो उस नेटवर्क में 4 कंपोनेंट होना ही होना है। हम इन सबको देखते हैं कौन कौन से ये 4 कंपोनेंट है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है सेंडर, यानी कि मैसेज सेंड करने वाला, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, ट्रांसफ़र करने वाला एक सेंडर होता है जो इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के पास भेजता है, यानी कि डेटा को सेंड करने का काम करता है। जब डेटा कोई सेंड कर रहा है तो उसके बाद कोई उस डेटा को रिसीव भी करेगा, यानी कि दूसरा कंपोनेंट होना चाहिए रिसीवर, यानी कि कोई कुछ दे रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो सेंडर डेटा को देता है और रिसीवर उस डेटा को रिसीव करता है, उस डेटा को अपने पास रखता है। अब ये 2 कंपोनेंट तो होना ही है। और इसके बाद क्या है, तो हम कुछ दे रहे हैं तो किसके माध्यम से दे रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए, यानी कि जो हम डेटा और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से हम शेयर करेंगे और डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक मीडियम होना चाहिए जिसके मदद से डेटा एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करे। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे पास एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है, प्रोटोकॉल्स रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको कुछ दे रहे हैं या फिर एक कम्युनिकेशन की बात करें तो नेटवर्क में क्या होता है, तो 1, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जब कनेक्टेड हैं तो हम कुछ शेयर करेंगे डेटा, तो कहीं ना कहीं मीडियम होगा और उस मीडियम पे कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल, कुछ रूल्स रेगुलेशन वर्क कर रहे होंगे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। नेटवर्क को समझने के लिए आप ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक नियम को देखेंगे तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसे नेटवर्क को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक जगह से दूसरे जगह कहीं ट्रैवल करना है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, तो आप एक जगह से चलेंगे तो वो आपका सेंडर जगह हो जाएगा, आप वहाँ से चल रहे हैं, तो वहाँ से किसी जगह पे जाएंगे तो कोई ना कोई आपके पास वाहन होना चाहिए, कोई बाइक होगा या कार होगा, ट्रेन होगा, किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होगी, यानी कि आपको कौन लेके जा रहा है, कहाँ कैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो मीडियम होता है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है। और रिसीवर मीन्स कि आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, जहाँ आप रिसीव होने वाले हैं, वो होता है रिसीवर। और कुछ रूल्स और रेगुलेशन है कि आपको इस नियम के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाना है, यानी कि जो मीडियम का रूल्स रेगुलेशन होता है वो होता है प्रोटोकॉल।
अगर हम प्रोटोकॉल को समझे तो इन कंप्यूटर नेटवर्क वी यूज प्रोटोकॉल एज अ रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि इस डेटा को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। जब हम प्रोटोकॉल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि अगर ट्रैफिक रूल की बात करें तो जो भी हम जैसे चल रहे होते हैं सड़क पे तो हमें हमेशा बाएं साइड से लेफ्ट साइड से चलना होता है, तो वो एक रूल्स हो गया, तो वो हमारा ट्रैफिक का प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, जैसे आप कहीं ऑफिस में या फिर स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वो वहाँ एक रूल्स फॉलो होता है, प्रोटोकॉल होता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, आपको उसको फॉलो करना होगा। आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे, बिकॉज कि वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक वैसे ही नेटवर्क में भी बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है। तो यहाँ जो सेंडर डेटा सेंड करता है रिसीवर तक पहुँचने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। एंड प्रोटोकॉल्स के कुछ पोर्ट नंबर भी होते हैं, पोर्ट नंबर भी हम समझने वाले हैं। पोर्ट नंबर कि वो किस रूट से जाएगा, उसका क्या पोर्ट नंबर है, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा जाने के लिए जो एक लिंक बनेगा वो कौन सा नंबर का लिंक बनेगा, तो वहाँ पे पोर्ट नंबर भी बहुत मायने रखता है और एग्जाम में पोर्ट नंबर भी आता है। तो इन सब पे आप ध्यान दीजिएगा। एंड कोई भी नेटवर्क जो होता है वो 3 वर्क को अचीव करता है, उसके पास 3 एडवांटेज होते हैं। जैसे कि पहला है कम्युनिकेशन में, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, कि हम एक दूसरे से संचार कर सके, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है एक दूसरे से शेयर कर सके, यानी कि कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नेटवर्क तैयार करना, कि हम अपने से जो भी नेटवर्क हमारा बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम एक दूसरे के साथ डेटा को ट्रांसफ़र बहुत ही ईजी तरीके से कर सके। एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन मीन्स कि जो भी कंपोनेंट, जो भी डिवाइसेस, जो भी हम मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बार बार यूज़ करें। आइए इसको हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक सेंडर मशीन है, यहाँ पे जो फर्स्ट डिवाइस है ये है सेंडर, जो कि एक मैसेज को यहाँ पे सेंड कर रहा है, और यहाँ है एक रिसीवर। ठीक है, तो ये रिसीवर है जो कि डेटा को, मैसेज को रिसीव करने वाला है। तो डेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में बीच में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे आपको, जैसे कि राउटर होता है और स्विचेस होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपको कंपोनेंट मिलेंगे, रिपीटर मिलेगा। तो इस तरीके के जितने भी डिवाइसेस हैं उसको हम बार बार यूज़ करें हम, तो अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उन सबको बार बार यूटिलाइज कर सके। और यूटिलाइज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो एक्सपेंस है वो बना रहे, जो ज़्यादा एक्सपेंस ना हो, जितने खर्च है वो हमारा लिमिट में रहे, ज़्यादा ना हो। यानी कि अगर हमें बार बार अगर डेटा सेंड करना है तो हम बार बार अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे और बार बार कंपोनेंट लगाएंगे, तो जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड नंबर जो है वो है सेविंग कॉस्ट एंड टाइम, और बार बार यूटिलाइजेशन करने से रिसोर्स हमारा जो कॉस्ट है वो सेव होगा एंड टाइम भी बहुत कम लगेगा। एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह डेटा सेंड करने में जो टाइम लगेगा वो भी बहुत कम लगेगा। और इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं कि टाइम कैसे कम लगेगा, हम अपने टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारा इसमें प्रोटोकॉल्स भी होगा, उसको हम समझेंगे। तो यहाँ हमने समझा कि नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क बेसिकली हम 2 कंप्यूटर या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को एक के दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें कम से कम होनी चाहिए, एक सेंडर डिवाइस, एक रिसीवर डिवाइस और मीडियम एंड प्रोटोकॉल्स। अब हम इसके टाइप्स को समझते हैं कि नेटवर्क के कितने टाइप्स हैं। तो नेटवर्क्स के टाइप हमने देखा था कि 3 टाइप्स हैं, लैन, मैन एंड वैन। तो हम यहाँ देखते हैं लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। आप जितने भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इन सबको आप नोट डाउन कर लें, बिकॉज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब आते रहते हैं। अब हम लैन नेटवर्क को देखते हैं, लैन नेटवर्क कैसा होता है। तो लैन नेटवर्क्स में होता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये लिमिटेड एरिया में होता है।
अब हम इसको डीपली समझने वाले हैं। तो लैन एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे 8-10 कंप्यूटर, 15-20 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो और बहुत ही छोटे एरिया में होता है, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एंड दूसरा जो नेटवर्क है वो है मैन मीन्स मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, तो हम बहुत सारे जो लैन बने हुए हैं, लैन नेटवर्क को अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो होता है मैन नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 4 लैन बने हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे 4 लैन नेटवर्क है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको हम मैन नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, ये जो लैन नेटवर्क है ये अपने आप में एक नेटवर्क है जो कि लैन नेटवर्क कहला रहा है। और इस तरह से 4 जो लैन नेटवर्क है ये एक दूसरे में कनेक्टेड है, तो इस नेटवर्क को हम मैन नेटवर्क कहेंगे। ओके, अब हम थर्ड नंबर जो देखते हैं, थर्ड नंबर जो है वो है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया कहने का मतलब कि बहुत बड़ा जो जियोग्राफिकल एरिया होगा उसमें कनेक्ट अगर हो रहा है, जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है उस नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ हो गए, जैसे यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, जैसे कि लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, अगर बहुत कंट्री एक दूसरे में कनेक्टेड है तो इस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट पे, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, तो इसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। और हम इन तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लैन नेटवर्क को और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, एंड इसका डेफिनेशन देखते हैं। LAN is a group of computers located in the same room on the same floor। यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर्स के ग्रुप्स, बहुत सारे कंप्यूटर, 8-10 कंप्यूटर का जो ग्रुप है वो एक रूम में लोकेट है या एक फ्लोर पे, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर हो गया, तो एक फ्लोर में भी हो सकते हैं, एक रूम में भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, एक बिल्डिंग में भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। तो यानी कि जो लोकल एरिया में जितने भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है उस नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दैट आर कनेक्टेड टू अ फ्रॉम सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि एक ही नेटवर्क से सारे कंप्यूटर जितने भी ग्रुप में हैं, जितने भी कंप्यूटर वहाँ पे अवेलेबल है, वो सारे डिवाइसेस एक दूसरे से अगर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क्स आर समटाइम कॉल्ड अ सिंगल लोकेशन नेटवर्क, क्योंकि ये एक ही लोकेशन पे नेटवर्क बना हुआ होता है, एक नेटवर्क एक लोकेशन पे बना हुआ होता है, इसलिए इसे हम सिंगल लोकेशन नेटवर्क भी कहते हैं। द स्पीड ऑफ लैन्स नेटवर्क इज 10 to 100 Mbps। अगर हम लैन नेटवर्क की स्पीड की बात करें तो इसमें जो इथरनेट केबल लगा हुआ होता है डिपेंड उस पर करता है, जो कि 10 Mbps to 100 Mbps के लगभग होता है। तो यहाँ Mbps का मतलब मैं समझा दूँ, मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे Mbps का फुल फॉर्म हो गया मेगाबिट पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 MB डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो ये स्पीड है, और स्पीड आपका जो केबल लगा होता है, इथरनेट केबल बोलते हैं उसको, उसे RJ45 भी बोलते हैं, RJ45 केबल। तो ये उस केबल का नाम होता है RJ45, या फिर इथरनेट केबल भी उसको बोलते हैं। लैन नेटवर्क इन रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया लाइक 1 किलोमीटर, ये कह रहा है कि जो लैन नेटवर्क होता है इसका जो एरिया है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, यानी कि उस पर एक लिमिटेशन लगा हुआ होता है कि वो 1 किलोमीटर के अंदर ही हो सकता है। बहुत बड़ा जो नेटवर्क बनेगा वो फिर लैन नेटवर्क नहीं कहलाएगा, बिकॉज कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा और उतना बड़ा नेटवर्क तैयार नहीं किया जा सकता।
क्योंकि उसको मेंटेनेंस करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। लैन नेटवर्क बहुत ही छोटे एरिया में पॉसिबल है और ज़्यादा बेनिफिशियल भी है, इसलिए इसकी लैन नेटवर्क की लिमिट कर दिया गया है, ये विद इन द 1 किलोमीटर ही रहेगा। दे यूज मेनली बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी, यानी कि लैन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली 3 टाइप्स के टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, जो है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी क्या होता है, तो हम टोपोलॉजी को भी अभी समझेंगे, अभी हमारा टॉपिक आएगा टोपोलॉजी पे, तो हम उस टाइम पे हम इन सभी टोपोलॉजीज़ को समझेंगे कि एक्चुअली में टोपोलॉजी का मतलब क्या है और इसका हम कैसे यूज़ करते हैं नेटवर्क में, तो हम वो भी समझेंगे। तो लैन नेटवर्क तैयार करने के लिए 3 टोपोलॉजी यूज़ किए जाते हैं, बस, रिंग एंड स्टार। अब एडवांटेज की बात करें कि लैन नेटवर्क बनाने से फ़ायदा क्या है हमें, तो एडवांटेज को देखते हैं कौन कौन सा एडवांटेज है। लोकल एरिया नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज सच एज हाई लेवल कैपेसिटी कलर प्रिंटर, मास स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। यहाँ पे लैन नेटवर्क बनाने का ये बेनिफिट है कि हमारे पास एक प्रिंटर है और हम एक प्रिंटर के मदद से जितने भी इस नेटवर्क में कंप्यूटर है उन सभी कंप्यूटर से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं रहता तो हर कंप्यूटर के पास एक एक प्रिंटर हमें लगाना पड़ता, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता। तो अगर हमारे पास एक बढ़िया सी प्रिंटर है और हम उस प्रिंटर को हम सारे कंप्यूटर के साथ शेयर कर दें, एक नेटवर्क बना दें, तो हम सारे कंप्यूटर से उस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी सी स्टोरेज डिवाइस हमने लगा रखा है और उस स्टोरेज डिवाइस को हम सारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए, तो जितने भी उसके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सारे डेटा को उस एक स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं। और इस तरीके से जितने भी एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, एक्सपेंसिव डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो हम एक ही डिवाइस से काम चला सकते हैं और जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर है उन सब से हम यूज कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि एक्सपेंस को, कॉस्ट को हमारा रिड्यूस कर दे रहा है। यूज़र कैन एक्सेस देयर फाइल्स फ्रॉम एनी वर्क स्टेशन, यानी कि अगर मास स्टोरेज डिवाइस, एक सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो एक सेंटर में स्टोरेज डिवाइस लगा दिया गया जिससे कि सारा डेटा, सारे क्लाइंट जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी एक्सेस कर रहे हैं। तो बहुत ही इजी हो गया कि हमारा डेटा जो है बार बार किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पे रखा हुआ है। जिस भी डिपार्टमेंट की ज़रूरत है सारा डिपार्टमेंट उस स्टोरेज डिवाइस से डेटा को एक्सेस कर सकता है। अगर कोई डेटा सेव भी कर रहा है तो वो सेंटर पे ही सेव करेगा और ताकि सबको रिसीव करने में बहुत ही ईजी रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है कि जब भी किसी को कोई भी डेटा की ज़रूरत है वो जाकर डायरेक्ट अपने सर्वर पे जो सेंट्रल डिवाइस रखा हुआ है उसमें जाकर एक्सेस कर सकता है। ये जो थर्ड एडवांटेज है ये कह रहा है कि ये बहुत ही स्पीड काम करेगा। जो भी यूज़फुल, जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो जितने भी नेटवर्क में, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंप्यूटर हैं वो बहुत ही ईजिली और हाई स्पीड के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और जो बाहर के नेटवर्क के, यानी कि जो लैन नेटवर्क के बाहर अगर कोई एक्सेस करना चाहता है तो वो एक्सेस उसको नहीं करेगा। जो नेटवर्क में है केवल वही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। Files can be stored on the central computer and everyone in the network can see एंड यूज़ डेटा शेयरिंग, यानी कि कह रहा है कि हम लैन नेटवर्क के थ्रू एक सेंट्रल स्टोरेज बना सकते हैं जिससे जितने भी क्लाइंट हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, वो सभी उस डेटा को देख भी सकते हैं और उस डेटा को यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये लैन का कुछ बहुत बढ़िया एडवांटेज है जो कि लोकल एरिया पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अब हम लैन नेटवर्क के कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्किंग इज स्टिल हाई। यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट इसलिए हाई बता रहा है बिकॉज कि जो केबल होगा वो केबल बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि जितना हम कंप्यूटर को एक नेटवर्क में अटैच करेंगे हमें उतना केबल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना हम ज़्यादा केबल लगाएंगे केबल की कॉस्ट उतना हाई बढ़ते जाएगा और उसको मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसकी जो कॉस्ट है वो हाई हो जाएगा।
बिकॉज कि हम इसमें केबल बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, और जो लैन नेटवर्क होता है वो केबल बेस्ड ही होता है, इसमें केबल के थ्रू ही नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है। सो केबल ज़्यादा बढ़ने के कारण इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लोकल एरिया नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर मेमोरी स्पेस इन ईच ऑफ द कंप्यूटर्स यूज्ड ऑन द नेटवर्क, यानी कि जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर डिवाइस बने हुए हैं उन सबको मेमोरी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। उस सॉफ्टवेयर की, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो नेटवर्क का सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में हमें डालना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि वो कुछ मेमोरी कंज्यूम वो करेगा। सम टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम मस्ट बी implemented if it is the important to protect confidential data। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर कोई confidential data है, कुछ गोपनीय डेटा है, तो अगर हम उसको नेटवर्क में ट्रैवल करा रहे हैं, नेटवर्क से एक्सेस कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, जितने भी उसमें क्लाइंट हैं, वो सभी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज कि वो सेम नेटवर्क में है। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें सभी पे एक सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई डेटा, ऐसा डेटा जो कि कॉन्फिडेंशियल है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि हमें सबके साथ शेयर नहीं करना है, तो उस केस में हमें सिक्योरिटी पर्पस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। वहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी सिस्टम एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि हम डेटा को कॉन्फिडेंशियली नहीं रख सकते। अगर रखना है तो हमें उसमें सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। इफ़ इथरनेट केबल और इथरनेट कार्ड इज़ डिस्ट्रॉयड, यानी कि जिसके मदद से नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड हुआ, अगर वो केबल ही डिस्ट्रॉय हो जाए, या फिर अगर हम कार्ड के थ्रू इंटरनेट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी नेटवर्क का कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कार्ड डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। वो पूरा हमारा नेटवर्क, जो इंटायर नेटवर्क है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, यूज़लेस हो जाएगा नेटवर्क। यानी कि अब हम कोई डेटा शेयर नहीं कर सकते, कोई भी रिसोर्सेज हम शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कि जो नेटवर्क वाली केबल है वो केबल हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है, या इथरनेट जो कार्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। यानी कि हमारा जो ओवरऑल नेटवर्क है वो सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हमने लैन के डिसएडवांटेज को समझे। अब हम बात करते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की, जो कि मैन नेटवर्क की बात करते हैं। तो मैन नेटवर्क में हमने पहले ये समझ लिया था कि जितने भी लैन नेटवर्क है, अगर छोटे छोटे लैन को हम एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं तो उस नेटवर्क को हम मैन नेटवर्क कहते हैं। अ नेटवर्क दैट्स कनेक्ट टू और मोर लैन नेटवर्क्स, यानी मैन नेटवर्क्स वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक लैन नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। जो लोकल एरिया कनेक्टेड है, लैन नेटवर्क है, उसको अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं तो उसको मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहेंगे। सपोज कि मान लो कि एक बिल्डिंग में एक नेटवर्क है, दूसरे बिल्डिंग में दो नेटवर्क हो गया लैन नेटवर्क, एंड तीसरे बिल्डिंग में एक और नेटवर्क हो गया। तो हम इन तीनों बिल्डिंग को एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट कर दे रहे हैं तो वो एक मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बन जाएगा, और हम तीनों बिल्डिंग से डेटा को बहुत ही ईजी तरीके से शेयरिंग कर सकते हैं, रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। तो वो एक मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। Lands together but does not extend beyond the boundaries of the immediate town, city और metropolitan area network। यानी कि ये कह रहा है कि जैसे लैंड की जो लिमिटेशन होता है कि विद इन 1 किलोमीटर, तो वो वैसा यहाँ पे नहीं है, बट इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। वो है कि जैसे टाउन हो गया, दो अलग अलग टाउन हो गए, दो अलग अलग सिटी हो गए, तो अलग अलग जितने भी 4-5 सिटी है अगर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए तो वो एक मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो ये लैन नेटवर्क से थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा ज़्यादा नेटवर्क इसका है मैन नेटवर्क का, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि हम 1 किलोमीटर के अंदर 2 किलोमीटर अंदर हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये लिमिटेशन है कि हम अलग अलग सिटी से हम नेटवर्क एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मल्टीपल राउटर्स, स्विचर्स एंड हब्स आर कनेक्टेड टू क्रिएट अ मैन नेटवर्क। यहाँ पे क्या है कि अब क्या है कि अलग अलग नेटवर्क है, जैसे कि अलग अलग सिटी में है तो अलग अलग सिटी में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण हम तो वायर लगा नहीं सकते। अगर वायर लगाएंगे तो ये
लैंड नेटवर्क की तरह ट्रीट होने लगेगा और ये बहुत ही बेकार नेटवर्क हो जाएगा, बिकॉज कि इसमें कॉस्ट बहुत हाई होगा और हमारा डेटा अच्छे से नहीं शेयर कर पाएगा, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, रिपीटर यूज़ किया जाएगा, हब यूज़ किया जाएगा, राउटर स्विच, ये सारे जो कंपोनेंट हैं जो वायरलेस नेटवर्क हमारा इस्टेब्लिश करेगा और हम बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा को शेयर कर सकते हैं। बट इसमें क्या हुआ कि कुछ नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ होने लगेंगे। अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WAN, जिसको हम WAN WAN भी कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो इसमें देखें, WAN is a data communication network that covers a relatively ब्रॉड जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि ये बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जहां हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और बहुत बड़े एरिया की मतलब कि अलग अलग कंट्रीज़ की बात हो रही है, जितने भी हमारे वर्ल्ड में कंट्रीज है अगर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड है और ये वायर के थ्रू एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, ये वायरलेस ही कनेक्टेड होंगे। This network allow multiple users to access a variety of host computers simultaneously through the same physical medium, while separating each user's session so that no user is aware of another on the network। यहाँ पे ये कह रहा है कि बहुत सारे मल्टीपल यूज़र सेम टाइम पे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, फिजिकल मीडियम को भी एक्सेस कर सकते हैं और जो भी यूज़र सेपरेटेड होंगे वो सेशन से होंगे। जैसे कि कुछ टाइम के लिए एक यूज़र यूज़ कर रहा है तो दूसरे टाइम के लिए दूसरा यूज़र यूज़ करेगा, फिर थर्ड टाइम जो सेशन उसका होगा, जो ड्यूरेशन होगा वो सभी यूज़र के लिए अलग अलग होगा और हम एक टाइम पे बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक फेसबुक की बात करें तो जो फेसबुक की जो सर्वर है वहाँ पे एक टाइम पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं और फेसबुक के सर्वर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी एक नेटवर्क तैयार हो जाता है जहाँ एक टाइम पे बहुत सारे यूज़र्स कनेक्टेड होते हैं। अब ये होता है कि हम कुछ 1 घंटे यूज़ कर लिए, फिर उसको हम लॉग आउट कर दिए, फिर कुछ टाइम तक दूसरा यूज़ कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूज़र्स कनेक्टेड हो सकते हैं, अपना अपना प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं, अपना अपना आईडी लॉगिन कर सकते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ी नेटवर्क है। वैन की यूज़ की बात करें तो वैन नेटवर्क का यूज़ हम टेलीफोन कनेक्शन यानी कि मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे वाइड एरिया नेटवर्क काम करते हैं, बिकॉज कि हम एक टाइम पे कहीं भी किसी भी बंदे से बात कर सकते हैं, वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर का हो, तो कहीं का भी पर्सन हो तो हम उससे बात कर सकते हैं। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन की बात करें तो ये बात हो रहा है इंटरनेट की, जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और सैटेलाइट डेटा ट्रांसमिशन की कहें तो जैसे कि लाइव सेशन होता है या फिर लाइव जैसे न्यूज़ चैनल की हो रहा है तो लाइव अगर कोई चल रहा है तो वो सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट हम देख सकते हैं। तो ये सारा कनेक्शन जो है कम्युनिकेशन की जो टाइप्स है ये वायन नेटवर्क के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज कि ये पूरे वर्ल्ड पे ये नेटवर्क एस्टैब्लिश्ड है। तो हम एक टाइम पे कहीं भी कोई भी इवेंट हो रहा है तो हम उसको सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड कर सकते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ी नेटवर्क है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम देखते हैं। तो वैन कवरेज अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, इसकी बहुत बड़ी और अच्छी एडवांटेज ये है कि ये पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, बहुत बड़े बड़े बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के एरिया को ये कवर करेगा। इसी कारण हम दूर दूर जितने भी कंप्यूटर है उससे कम्युनिकेशन बहुत ही ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एडवांटेज है इसका वैन नेटवर्क का। It allows sharing of resources and application software programs among distributed workstation। ये कह रहा है कि जितने भी वर्क स्टेशन इसके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वहाँ पे सारे रिसोर्सेज जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को शेयर करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोग्राम हो गया, तो जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उन सबको ये शेयर करता है।
और ये बहुत अच्छी एडवांटेज है। इसी के मदद से हम कोई भी डेटा को डाउनलोड कर पाते हैं, कहीं भी कोई जैसे किसी भी सर्वर पे रखा हुआ है तो हम वहाँ से बहुत ही इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज कि बहुत बड़ा एरिया है, तो इसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमें डिवाइसेस लगाने होते हैं, और डिवाइसेस जितना ज़्यादा लगेगा, जितनी ज़्यादा बड़ी नेटवर्क होगी, उतना ज़्यादा हमारा कॉस्ट हाई होगा। तो ये बहुत हाई कॉस्ट का नेटवर्क है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन नेटवर्क, और इसको मेंटेन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर कहीं भी फॉल्ट आता है, कोई भी फॉल्ट आता है, तो उसको सबसे पहले तो फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी होती है कि यहाँ कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, और फिर उसको मेंटेन करने के लिए एक अच्छा टेक्नीशियन चाहिए, एक अच्छा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो अच्छे से नेटवर्क को जानता हो, समझता हो। तो उसको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो उस नेटवर्क को जहाँ भी फॉल्ट आया है उसको ईजी तरीके से हैंडल कर सके, उसको ठीक कर सके। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है उसको फाइंड आउट करना। अभी फाइंड आउट अगर हो जाए तो उसको तो ठीक किया जा सकता है नेटवर्क को, बट फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत बड़ी नेटवर्क अब किस जगह पे फॉल्ट हुआ है इसका ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इसमें बहुत एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत कम है। लैन और मैन की बात करें तो उसके कंपैरिजन दैन वैन एरिया नेटवर्क, जो वाइड एरिया नेटवर्क है, वैन नेटवर्क है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ही लो है, बिकॉज कि ये वायरलेस है। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी आकर हमारे नेटवर्क में इन्वॉल्व हो सकता है, अपना डमी डेटा को, पैकेट को शेयर कर सकता है नेटवर्क में, और हमारे नेटवर्क सिस्टम को डैमेज कर सकता है, हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। या फिर अगर हम डेटा शेयर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेटा शेयर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर कर रहे हैं, तो उसमें कोई थर्ड पार्टी पार्टिसिपेट करके उस डेटा को उसमें से चुरा सकता है, निकाल सकता है, जैसे कि हैकर्स लोग यूज करते हैं। जैसे कोई भी हम डेटा में अपना नेटवर्क है और उसमें हम बैंक से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, बैंक के वेबसाइट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम जैसे ही यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर अपना वेबसाइट लॉगिन करेंगे, अपना अकाउंट ओपन करेंगे, तो वहाँ पे हमारा डेटा चोरी होने का एक डर होता है, वहाँ पे हमारा डेटा चोरी हो सकता है। तो यही हम कह रहे हैं कि ये जो नेटवर्क है इसमें सिक्योरिटी बहुत कम होता है कंपेरिजन दैन लैन एंड मैन। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी लैन में होता है, बिकॉज कि अगर कोई डेटा निकलेगा तो जो नेटवर्क में डिवाइसेस हैं वही निकाल सकते हैं। अगर वैन की बात करें तो यहाँ से कौन डेटा कहाँ से कैसे निकल रहा है कोई पता नहीं चल सकता, क्योंकि ये वाइड है, पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं टोपोलॉजी की। टोपोलॉजी एक्चुअली है क्या? तो टोपोलॉजी जो है वो हमारा जो नेटवर्क है उसका अरेंजमेंट है। जैसे कि हम नेटवर्क, लैन नेटवर्क तैयार कर रहे हैं या मैन नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, तो हमारा जो उसका अरेंजमेंट है कि कंप्यूटर जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें डिवाइसेस लगे हुए हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो, किस लेआउट में कनेक्टेड हो, तो उसके लिए हम टोपोलॉजी बनाते हैं। और टोपोलॉजी में हम देखते हैं, और ये बहुत सारे एलिमेंट इसमें होते हैं। टोपोलॉजी इज डिफाइन अ फिजिकल लेआउट, यानी कि जितने भी हार्डवेयर उसमें लगे हुए हैं वो किस लेआउट में एक दूसरे से कनेक्टेड हो, टोपोलॉजी ये डिफाइन करता है। जैसे कंप्यूटर्स हमारा किस लोकेशन पे होना चाहिए, सर्वर कैसे कनेक्ट होना चाहिए, वर्क स्टेशन कैसे कनेक्ट होना चाहिए, एंड केबल्स एक्सेट्रा, जितने भी इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सभी एक दूसरे से किस लेआउट में कनेक्टेड होना चाहिए, ये टोपोलॉजी डिफाइन करता है। यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है नेटवर्क का वो टोपोलॉजी से हम डिफाइन करते हैं। और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि निम्नलिखित हैं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हमने 6 टाइप्स के टोपोलॉजी को डिफाइन किया है। सबसे पहला जो नेटवर्क है वो है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हमने यहाँ पे 6 टाइप्स के टोपोलॉजी दिखा रखा है। हम इन सबको एक एक करके समझते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम बस टोपोलॉजी को समझेंगे कि एक्चुअली बस टोपोलॉजी क्या है, इसमें कैसा नेटवर्क होता है। तो आइए हम समझते हैं बस टोपोलॉजी की। तो जैसे बस की बात करें, बस टोपोलॉजी में
तो ये जो नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होता है। यानी कि बस की बात करें तो बस में एक बस होता है जिसमें बहुत सारे पैसेंजर आके बैठते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे है कि एक केबल होगा और उस केबल के थ्रू जितने भी उसमें आप क्लाइंट होंगे, जितने भी उसके कंप्यूटर होंगे, वो सारे उसी केबल से कनेक्टेड होंगे। और इस केबल की दो एंड पॉइंट होता है। When it has exactly two end points, जैसे मैंने बताया कि एक बस टोपोलॉजी है। यहाँ पे मैं एक फिगर बना, अभी आपको फिगर में मिल जाएगा। तो ये एक केबल हो गया और इस केबल में जितने भी हमारा हार्डवेयर पार्ट होगा, जितने भी हमारे डिवाइसेस होंगे, वो सभी इस केबल के थ्रू ही कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस नेटवर्क एक तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ जो केबल होता है, उस केबल की बात करें तो यहाँ पे दो एंड पॉइंट होता है और ये जो केबल होता है वो लिनियर केबल होता है और इसे हम लिनियर बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ फिगर में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जितने भी कंप्यूटर हैं वो सभी एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है। इस केबल को हम बैकबोन केबल भी कहते हैं, ईथरनेट केबल भी इसको बोलते हैं, बिकॉज कि ये जो केबल है, इसी केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी पे सब कोई डेटा को शेयर कर सकता है। सपोज कि अगर ये डिवाइस ए है और ये बी के पास डेटा को शेयर करना चाहता है, तो ये डेटा को सबसे पहले इस केबल पे लाएगा और इस केबल के थ्रू इस डिवाइस के पास पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया एंड ये हमारा मीडियम हो गया। ये जो केबल है इथरनेट केबल, इस केबल को मीडियम कहेंगे। एंड जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, यानी कि ये इसी के पास कैसे पहुंचा है, इन सभी कंप्यूटर के पास भी तो पहुंच सकते हैं क्योंकि ये भी इसी केबल से कनेक्टेड है। तो इसी के पास कैसे पहुंचा, तो ये कुछ इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करता है। तो ये प्रोटोकॉल है, उसके मदद से ये पहुँच गया। तो हमने सबसे शुरू में यही समझा था कि जो नेटवर्क होता है उसमें 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। एक सेंडर डिवाइस, दूसरा रिसीवर डिवाइस, तीसरा मीडियम एंड चौथा जो है वो है प्रोटोकॉल्स। कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि हम सभी डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सके और हमें उस डेस्टिनेशन तक डेटा को सिक्योरली पहुंचा सके, बिना डिस्ट्रॉय हुए अच्छे तरीके से उसको रिसीव करा सके। तो ये था हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में 2 एंड पॉइंट होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो केबल होता है इसको हम बैकबोन भी बोलते हैं, लैन नेटवर्क का बैकबोन केबल या फिर इथरनेट केबल भी बोलते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो बस टोपोलॉजी कॉस्ट इज़ वेरी लो। ये बहुत ही कम नेटवर्क में इस्टेब्लिश हो जाता है बिकॉज कि इसमें एक मेन केबल है, वही जो इम्पोर्टेंट केबल है वही है और सबके लिए अलग से केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर लेस केबल लेंथ, और जो लेंथ है वो रिक्वायर लेस है, यानी कि जितनी ज़रूरत है हम उतनी लेंथ रख सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो हम लेंथ को और इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ईजी टू कनेक्ट कंप्यूटर और पेरिफेरल्स टू अ लिनियर बस। लिनियर बस में बहुत ही ईजी तरीके से हम कंप्यूटर्स और पेरिफेरल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर पेरिफेरल्स की बात करें तो पेरिफेरल्स मीन्स होता है कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया और स्कैनर हो गया, ये प्रिंटर हो गया हमारा एंड स्कैनर हो गया, कोई स्पीकर हो गया। तो इस तरह के जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं यहाँ पे, तो उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज कि एक प्रिंटर है और उसी प्रिंटर से हम सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम एक प्रिंटर से सारे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं उन सब से प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो पेरिफेरल्स को भी इस नेटवर्क में हम कनेक्ट कर सकते हैं। इट वर्क्स वेल फॉर अ स्मॉल नेटवर्क। और जो लैन नेटवर्क होता है, बस नेटवर्क होता है, बस टोपोलॉजी की बात करें तो ये एक छोटा नेटवर्क तैयार करने में बहुत कारगर है। ज़्यादा हम बड़ा करेंगे, ज़्यादा नेटवर्क बड़ा एक्सटेंड करेंगे तो वो फिर बस नेटवर्क में बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी आने लगेगी, बहुत ज़्यादा फॉल्ट होने लगेगा, अच्छे से नेटवर्क में वर्क नहीं करेगा। डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी।
अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में हम बात करें जैसे कि जो मेन केबल था जिसे हम बैकबोन केबल बोल रहे थे, अगर वो बैकबोन केबल हमारा डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, तो हमारा पूरा नेटवर्क स्लो डाउन हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यानी कि जितना भी हमारा कंप्यूटर में नेटवर्क में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं वो सभी यूजलेस हो जाएंगे, सभी खराब हो चुके हैं। और इसमें जो केबल का लेंथ है वो ज़्यादा हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये स्मॉल नेटवर्क पे ही वर्क करता है। कि अगर इस केबल पे, इस नेटवर्क पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डेटा शेयर होने लगेगा, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होने लगेगी, नेटवर्क फेल होने लगेगा। इसीलिए इसको शॉर्ट नेटवर्क में ही रखा जाता है। बस टोपोलॉजी को, बस टोपोलॉजी ज़्यादा हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये बहुत ही छोटे नेटवर्क में ही यूज़ करता है। अगर ज़्यादा बड़ी करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ये आपको मिल रहा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कमज़ोर होने लगेगा। अब नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, इसके बारे में हम समझते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म अ रिंग। इसे हम रिंग टोपोलॉजी इसलिए कहते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है इस नेटवर्क का वो एक रिंग की तरह दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है ये एक रिंग है, एक सर्किल बना हुआ है जिसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसका जो डायरेक्शन होता है ये वन वे डायरेक्शन होता है, ये एक डायरेक्शन में कम्युनिकेट करता है। अभी टोकन को भी समझेंगे, टोकन क्या कह रहा है यहाँ पे। तो रिंग टोपोलॉजी एज शो इन फिगर, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये एक रिंग टोपोलॉजी का फिगर है। एंड द टोकन पासिंग मेथड टू प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डिवाइसेस इन द नेटवर्क। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि ये जो नेटवर्क है ये टोकन पासिंग मेथड पे वर्क करता है। यानी कि इस नेटवर्क में एक टोकन होता है और टोकन जिस भी कंप्यूटर के पास रहेगा वही कंप्यूटर इस नेटवर्क में डेटा को शेयर कर सकता है, और ये टोकन हर टाइम पे सभी के पास मूव होते रहेगा, यानी कि कुछ सेकंड तक इसके पास रहेगा। सपोज ये फर्स्ट सेकंड में इस कंप्यूटर के पास है, तो कंप्यूटर ए हम मान लेते हैं कि इस कंप्यूटर का नाम है ए, और ये इसके पास एक सेकंड के लिए है टोकन, तो ये एक सेकंड तक डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर सेकंड में, दूसरे सेकंड में अगर टोकन यहाँ पे आ चुका है कंप्यूटर बी के पास, तो अब डेटा ये शेयर नहीं कर सकता। अब कौन डेटा शेयर करेगा? कंप्यूटर बी। आई होप कि आप समझ रहे हो कि यहाँ जिसके पास टोकन रहेगा ये वही मालिक है, वही सर्वर है, वही डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है और कोई ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो ये टोकन पासिंग रिंग है, यानी कि सबको बराबर इसमें सबको इक्वल रिसोर्सेज मिलेंगे, सबको इक्वल टाइम मिलेगा, सब बराबर टाइम सभी को मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा अपनी अपनी डेटा शेयर करने के लिए। अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है शेयर करने के लिए तो आप टोकन को आगे पास कर सकते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी टोकन पासिंग मेथड पर वर्क करता है। द प्रोटोकॉल यूज्ड टू इम्प्लीमेंटेड रिंग टोपोलॉजी आर टोकन रिंग एंड फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी FDDI पे भी वर्क करता है और इसको हम टोकन रिंग भी कहते हैं। बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिट इन सिक्वेंशियल मैनर, यानी कि जब हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे रिंग टोपोलॉजी में तो ये बिट के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होगा, बाइट के फॉर्म में नहीं होगा। ये एक बिट डेटा को ट्रांसमिट करेगा और वो भी सिक्वेंशियल मेथड में। ऐसा नहीं होगा कि हमने एक नंबर बिट को सेंड किया, फिर तीसरे बिट को, फिर पाँचवें बिट को, फिर 9वें बिट को, फिर दूसरे बिट को। तो ऐसे हम अनसिक्वेंस मैनर में डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। यहाँ जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा वो सिक्वेंशियल मैनर में ही डेटा ट्रांसमिट होगा और ये बिट में होगा, यानी 0-1 के फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है इसमें। इसके एडवांटेज की बात करें स्टार टोपोलॉजी की, तो ये मोर रिलायबल नेटवर्क है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज कि इसमें सभी को इक्वल एक्सेस मिलता है, सभी को मौका मिलता है अपने डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। इसमें कोई सर्वर नहीं होता, सभी अपने आप में एक सर्वर होते हैं। कुछ सेकंड के लिए जब टाइप टोकन उनके पास होता है तो वो एक सर्वर के रूप में ट्रीट होते हैं और वो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं।
और यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज द कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ नॉट डिपेंड ऑन द सिंगल होस्ट कंप्यूटर, यानी कि जो मेन कंप्यूटर जिसे हम सर्वर कहते हैं वो उस पर डिपेंड नहीं होता, या क्योंकि इसमें टोकन पासिंग मेथड यूज़ होता है और हर किसी के पास वो टोकन मूव करते रहता है और सबको इक्वल एक्सेस मिलता है और इक्वल टाइम भी मिलता है अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। एवरी कंप्यूटर इज़ गिवन इक्वल एक्सेस टू द टोकन, यानी कि टोकन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सभी के लिए बराबर होता है। इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन इन मच ईजियर, यानी कि जो इंस्टॉलेशन है, अगर हमें कोई अदर कंप्यूटर एक्स्ट्रा कंप्यूटर और ऐड करना है, और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ही ईजी है। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में ये कह रहा है कि अगर कोई भी कंप्यूटर फेल होता है तो हमारा पूरा रिंग टोपोलॉजी जो हमारा नेटवर्क है वो अफेक्ट पड़ेगा, यानी कि हमारा पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसमें सभी कंप्यूटर का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिंग में कहीं भी एक जगह से टूट गया तो हमारा पूरा सर्किल ख़राब हो जाएगा, आगे डेटा ही ट्रांसमिट नहीं होगा, और चूँकि ये यूनिडायरेक्शनल वर्क करता है इसलिए। एडिंग more devices to the network would slow down the network activity, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा नेटवर्क हम ज़्यादा डिवाइसेस कम ऐड कर देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम होगा, स्लो हो जाएगा, बिकॉज कि जितने भी कंप्यूटर हम लगाएंगे तो उन सभी से हो के हमारा डेटा गुजरेगा, तो ये नेटवर्क बहुत देर से हमारे पास टोकन भी आएगा, और अगर हम डेटा ट्रांसमिट करें तो डेटा भी डेस्टिनेशन तक बहुत लेट पहुंचेगा। सो ये बहुत स्लो हो जाएगा अगर बहुत बड़ी नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करें तो। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी, और ये बहुत ही अच्छी टोपोलॉजी है। देखते हैं, समझते हैं इसको। फिगर में तो आप देख रहे हैं कि जितने भी कंप्यूटर है वो एक सेंट्रल डिवाइस है जिसको हब या स्विच बोलते हैं। यहाँ पे दो टाइप्स के मशीन लगा सकते हैं, एक हब मशीन होता है, हब डिवाइस, उसे भी लगा सकते हैं, या फिर हम स्विच को भी लगा सकते हैं सेंट्रल डिवाइस के लिए। अ स्टार नेटवर्क एवरी होस्ट इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्टेड पॉइंट लाइक हब और स्विच, यानी कि जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये जो डिवाइस है इसको हम हब और स्विच यहाँ पे लगा सकते हैं। हब और स्विच दो अलग अलग डिवाइस हैं, हम इसमें किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस होंगे वो सभी इस हब और स्विच से कनेक्टेड होंगे। द कनेक्शन बिटवीन अ नोड एंड हब डिवाइसेस इज पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ पे क्या है कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो डायरेक्ट स्विच से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हम एक सर्किल बना रहे हैं, एक केबल है और सब केबल से कनेक्टेड है, यानी बस और रिंग टोपोलॉजी की तरह ये नहीं है। जितने भी डिवाइसेस हैं वो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं सेंट्रल डिवाइस से, इसलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी कहते हैं। कैन वी यूज़ द ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड कोएक्सियल केबल, यानी कि जो हमारा केबल ये यूज़ हो रहा है कनेक्ट करने के लिए, हम 3 टाइप्स के केबल होते हैं और वो 3 टाइप्स को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड कोएक्सियल केबल। तो हमारा जो नेटवर्क बनता है उसमें 3 टाइप्स के मीडियम होते हैं, 3 टाइप्स के केबल होते हैं, और हम तीनों केबल का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। The data signal is transmitted from the source computer to the destination computer via the hub और switch। यहाँ पे कह रहा है सपोज ये A कंप्यूटर हो गया और A को हम यहाँ B के पास पहुँचाना चाहते हैं, तो डेटा ये हब के पास पहले आएगा और फिर हब से यहाँ पे आएगा, और यहाँ हब और स्विच जो होगा वो यहाँ पे ये डिफाइन करेगा कि अब हमें डेटा किसको सेंड करना है। ये यहीं पे डिसाइड होता है कि अब हमें जो सेंडर से डेटा आया है अब हमें किस कंप्यूटर के पास भेजना है। तो अगर हमारे पास सेंट्रल डिवाइस स्मार्ट है तो हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा। अगर स्मार्ट नहीं है, नॉर्मल डिवाइस हमने जैसे हब यूज़ कर लिया, तो हब एक नॉर्मल डिवाइस है, तो वो सभी के पास डेटा ट्रांसमिट करेगा, जो रिक्वेस्ट भेजा था उसको रिसीव होगा, बाकी सब डिनाई कर देंगे, तो वो फिर डेटा
सिक्योर नहीं रह जाता, क्योंकि सभी के पास पहुंचता है। लेकिन अगर हम स्विच यूज़ कर रहे हैं, स्विच डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, तो स्विच जो है स्मार्ट डिवाइस होता है, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि किस डिवाइस के पास हमें डेटा को सेंड करना है, और वो उसी के पास पहुंचेगा, बाकियों के पास नहीं पहुंचता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो इट इज़ मच ईजियर टू मॉडिफाई एंड ऐड अ न्यू कंप्यूटर टू अ स्टार नेटवर्क। बहुत ही ईजी है, बिकॉज कि हमारा एक सेंट्रल हब है, और सेंट्रल डिवाइस से हमें कोई भी कंप्यूटर को अटैच करना है तो हम डायरेक्ट एक केबल के थ्रू अटैच कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत से छोटे छोटे पोर्ट बने हुए होते हैं, और इस पोर्ट का जो केबल हम लगाएंगे, जिसको जैसे इथरनेट केबल की बात करें, RJ45 केबल की बात करें, तो वो कंप्यूटर में डायरेक्ट इस केबल से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं होता, बस एक केबल लेना है और इसके पोर्ट से अपने कंप्यूटर के पोर्ट में बस अटैच कर देना है। तो बहुत ही ईजी है इसके कंप्यूटर को एस्टेब्लिश करना और इसको मेंटेन करना। और जब हम नेटवर्क तैयार कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी अदर कोई एक्स्ट्रा कोई नई नोड हम या नई कंप्यूटर हम अटैच कर रहे हैं, तो बाकी दूसरे जितने भी कंप्यूटर हैं उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो अपना काम कर रहे होंगे, बिकॉज कि इनका नेटवर्क सभी अलग अलग केबल से कनेक्टेड है। अगर मान लो कि दो कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, स्टार नेटवर्क में, और हम एक और ऐड करना चाहते हैं, तो हमने एक नया कंप्यूटर लाया और इसका जो केबल है, इस केबल को हम इस पोर्ट में अटैच कर दिए, तो इन दोनों का जो पहले से अटैच थे कंप्यूटर, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो अपना एज इट इज़ वर्क कर रहे हैं, और हम जो नया अटैच किए हैं इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बाकियों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और कनेक्ट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सेकेंड एडवांटेज ये है कि अगर हमारा एक सिंगल नोड, जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे ये C कंप्यूटर हो गया, एक नेटवर्क में हमारे पास 3 कंप्यूटर हैं। अगर इन केस एक कंप्यूटर ख़राब हो गया तो हमारा पूरा नेटवर्क ख़राब नहीं होगा, केवल यही हमारा एक कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, बाकी ये दोनों तो अपने आप से एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं वाया स्विच या हब, यानी कि यहाँ से हब के थ्रू डेटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर एक डिवाइस ख़राब भी हो जाता है तो नेटवर्क पे, पूरे नेटवर्क पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल वही कंप्यूटर अफेक्टेड होगा जो डिस्ट्रॉय हुआ है, जो फेल हुआ है। ये बहुत अच्छी इसके एडवांटेज है। इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन इज़ मच ईजियर। वही बात है कि हमें इसमें नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना और कोई नई नोड अटैच करना बहुत ही इजी है, और इसका मेंटेनेंस करना भी इजी है, क्योंकि इसमें अगर कोई एक डिवाइस फॉल्ट हो रहा है तो हम उसको बहुत जल्दी फाइंड आउट कभी कर लेंगे, और बाकी नेटवर्क भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं या फिर मेंटेन भी कर सकते हैं, इसको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं डिसएडवांटेज में क्या है कि अगर हमारा सेंट्रल हब ही डिस्ट्रॉय हो जाए तब क्या होगा। हाँ, कंप्यूटर ख़राब होगा तो नेटवर्क तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमारा जो सेंट्रल डिवाइस है अगर यही डिस्ट्रॉय हो जाए तो यहाँ तो बहुत बड़ी फॉल्ट अंतर आएगा, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन तो हब के थ्रू और स्विच के थ्रू ही हो रहा है, सेंट्रल डिवाइस के थ्रू। तो अगर सेंट्रल डिवाइस ही हमारा ख़राब हो रहा है तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और कोई भी डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ज़्यादा अगर हमें नेटवर्क तैयार करना है, बहुत बड़ी नेटवर्क तैयार करना है, तो हमें उतने केबल्स लगाने होंगे। अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर एक नेटवर्क में अटैच है तो उसके लिए 10 केबल भी चाहिए। अगर 100 हमें कंप्यूटर अटैच करना है तो हमारे पास 100 केबल भी चाहिए। तो यहाँ पे केबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जितने कंप्यूटर हमें अटैच करना पड़ेगा उतने वायर्स को भी हम यूज़ करेंगे। अगर यही हम बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो उसमें हमारा कोई ज़्यादा केबल की ज़रूरत नहीं पड़ता, बिकॉज कि वहाँ ये हमारा बस टोपोलॉजी हो गया तो इसमें एक ही केबल का यूज़ होता है, और बाकी सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग अपने अपने पॉइंट पे कनेक्टेड होता है। और रिंग टोपोलॉजी होता क्या है, तो बस टोपोलॉजी का जो केबल है, इसी केबल को अगर हम एक दूसरे से अटैच कर दिए तो ये एक सर्किल हो गया,
जो हमारा एक केबल लंबा था, एक लिनियर केबल था, उसको राउंड करके एक दूसरे को एंड पॉइंट को, ये एंड पॉइंट एंड सेकंड एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट सेकंड एंड पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तो ये एक राउंड बन गया, सर्कल बन गया। और बाकी तो सारा काम वही है। तो यहाँ और एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ जाती है, कंसेप्ट जो है टोकन पासिंग। तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं नेटवर्क में वो टोकन पे वर्क करते हैं, बट इसका जो केबल है वो सिंगल केबल ही रहता है, इसलिए इसमें केबल कॉस्ट हाई हो जाता है कंपैरिजन देन बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, आप लाइक करना भूल जाते हैं अक्सर। अब हम ट्री टोपोलॉजी की बात करते हैं। तो ट्री टोपोलॉजी जो होता है उसमें एक नोड होता है जिसको हम रूट नोड बोलते हैं। नोड मीन्स कि कंप्यूटर की ही बात करें, जितने भी कंपोनेंट अटैच होते हैं उन सबको हम नोड भी कहते हैं। तो एक उसमें मेन कंप्यूटर होता है, जो मेन कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं और इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं, एंड जितने भी नोड होते हैं वो सभी रूट नोड से कनेक्टेड होते हैं। द टॉप लेवल नोड द ट्री टोपोलॉजी इज नोन एज रूट नोड, यानी कि जो सबसे हाई टॉप लेवल पे जो नोड कनेक्टेड होता है, जो सिंगल नोड होता है, उस नोड को हम रूट नोड कहते हैं। इसको हम फिगर से समझते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो लेवल 1 पे है, यानी कि ये लेवल 1 हो गया, इसे L1 कहते हैं, और ये हमारा लेवल 2 हो गया, एंड ये हमारा लेवल 3 हो गया। तो जो टॉप लेवल पे है, जो सबसे ऊपर है, और ये इस लेवल को, इस कंप्यूटर को हम रूट बोलते हैं। रूट मीन्स कि जैसे इन जितने भी इसमें कंप्यूटर कनेक्टेड है वो सभी रूट नोड से कनेक्टेड होते हैं, और रूट नोड किसी अदर से आप कनेक्टेड नहीं रहेगा, बिकॉज कि ये मेन कंप्यूटर है, ये एक सर्वर मान लेते हैं, और इस सर्वर से सारे कंप्यूटर जितने भी तो ये वर्क स्टेशन कहलाएंगे या फिर क्लाइंट कहलाएंगे। जैसे कि ये एक वर्क स्टेशन हो गया जिसके बहुत सारे क्लाइंट हो गए, 3 क्लाइंट हो गए, और ये एक वर्क स्टेशन हो गया जिसके 2 अलग अलग कंप्यूटर हैं, 2 अलग अलग क्लाइंट है। तो यहाँ पे लेवल बने होते हैं, नेटवर्क बना हुआ है। एक मेन जो नोड होता है उसे हम रूट नोड कहते हैं, जो मेन कंप्यूटर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एक दूसरे से जो कनेक्टेड वाला ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इमेज का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि इस ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी को हम हायरार्किकल नेटवर्क या हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। इट इज अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ स्टार वर्क स्टेशन कनेक्टेड अ लिनियर बस बैकबोन केबल। बैकबोन वही हमने बताया था कि जो बस टोपोलॉजी होता है उसमें एक बैकबोन केबल होता है जो इथरनेट केबल होता है। तो जैसे कि हमने बात किया था कि ये एक वर्क स्टेशन हो गया, तो वर्क स्टेशन से सभी क्या होंगे कि कनेक्टेड होंगे। तो वर्क स्टेशन तैयार करना है, तो यहाँ आप एक सेंट्रल हब की तरह देख सकते हैं जिससे अलग अलग कंप्यूटर एक अलग अलग केबल से कनेक्टेड है, यानी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे एक स्टार नेटवर्क वर्क कर रहा है, और जितने भी होगा ऐसे वर्क स्टेशन वो सभी एक लीनियर केबल से कनेक्टेड होगा, जो कि आप इमेज में आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो केबल आपको दिख रहा है, इस केबल को हम बैकबोन केबल कहेंगे। ये जो लंबा सा केबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये केबल जो है ये बैकबोन केबल है, जिसको यूज़ बस टोपोलॉजी में किया जाता है। और इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे स्विच भी लगे हुए हैं। ये जो है ये सेंट्रल हब है जिसको हम स्विच कहते हैं, और हर स्विच में एक दूसरे से जितने भी कंप्यूटर है, यहाँ पे ये नोड है, ये 1 नोड हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये तीनों क्या है, तो एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। यानी कि ट्री टोपोलॉजी हमें अगर बनाना है तो इसमें हम बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी, इन दोनों टोपोलॉजी का हम मिक्स करके एक ट्री टोपोलॉजी बना सकते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये एक ट्री की तरह दिख रहा है, जो कि इसमें एक जो मेन केबल है वो है बैकबोन केबल, जो जितने भी इसमें स्विचेस लगे हुए हैं, जितने भी सेंट्रल हब हैं, वो सभी इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। एंड ये जो हमारा मेन केबल है, जो मेन नोड है, इस नोड को हम रूट नोड कहेंगे। ठीक है, ये हमारा रूट नोड हो गया, या रूट कंप्यूटर हम इसे कहेंगे। आई होप कि ट्री टोपोलॉजी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके एडवांटेज को देखते हैं।
पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच पार्ट ऑफ हब नेटवर्क, यानी कि जो जितने भी जो बैकबोन केबल है उसमें जितने भी हब लगे हुए हैं और हब से जितने कंपोनेंट जो उसका नोड है जो कंप्यूटर है वो सभी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, जिसके कारण डेटा शेयर करना, मेंटेन करना, एडिंग रिमूविंग बहुत इजी हो जाता है। इट इज़ इजी टू एडिंग कंप्यूटर एंड एरर डिटेक्शन, यानी कि अगर कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे में फॉल्ट होता है या फिर कहीं भी कोई भी फॉल्ट होता है तो उसको फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो स्टार टोपोलॉजी है। एक नेटवर्क, एक डिवाइस ख़राब होता है तो हमारा बाकी नेटवर्क, जो बाकी डिवाइसेस वर्क कर रहे होते हैं तो जो ख़राब है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो या और हमें कोई नई डिवाइस ऐड करना है, नई नोड अटैच करना है अपने नेटवर्क में, तो वो भी बहुत ही इजी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। इसका जो हम नोड का हम बहुत ही फास्ट एक्सपेंस कर सकते हैं, यानी कि इसके नेटवर्क को हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग इसमें हब का यूज़ करेंगे और जितना हब हम यूज़ करेंगे उतनी हमारी बड़ी नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड होते चली जाएगी। यानी कि हमारा जो नेटवर्क का ग्रो करना होगा तो हम इस नेटवर्क का यूज़ करेंगे और इसमें ग्रो करना बहुत ही ईजी है। अब हम इसका डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो इसका जो कॉस्ट हाई होगा ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन करने के लिए, अगर हमें ब्रॉडली ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए जो डिवाइसेस चाहिए, अगर हमें सभी के पास अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है कोई डेटा, तो ब्रॉडली हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड मीन्स होता है कि हम डेटा को अलग अलग चैनल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि कॉस्ट जो होगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा, क्योंकि जो इसका नेटवर्क होता है ये बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमारा जो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन होगा वो भी हाई हो जाएगा। इफ़ न्यू और मोर नोड्स आर एडिंग देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिकन्फिगर। यहाँ पे एडिंग करना तो इजी है, बट इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो हाई हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है कि एडिंग करना डिफ़िकल्ट है। हम केबल से तो कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो मेन रूट है उस रूट का जो पाथ देना होगा, जो कन्फिग्रेशन करना होगा, वो इसमें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि पूरे पाथ हमें फिर से चेंज करने होते हैं कि कौन कौन से केबल पे किस किस स्विचेस लगा हुआ है और उस स्विच में कौन सा हमारा कंप्यूटर नहीं ऐड हुई है। तो नेटवर्क में उसका जो कन्फिग्रेशन वाला पार्ट है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें ट्री टोपोलॉजी में। फेलियर इन मेन केबल, यानी कि जो हमारा मेन केबल, जो बैकबोन केबल की बात कर रहे हैं, तो अगर वो हमारा मेन केबल जो रूट नोड से कनेक्टेड है वो अगर डैमेज हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाएगा, वो पूरा नेटवर्क हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो गया ट्री टोपोलॉजी की। अब नेक्स्ट जो है वो है मेश टोपोलॉजी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी है। ये वायरलेस वर्क करता है, इसमें केबल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको समझते हैं। इन अ मेश टोपोलॉजी एवरी नोड हैज़ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू द अदर नोड। यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी कंपोनेंट, जितने भी नेटवर्क में नोड लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगे हुए हैं, वो सभी एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होंगे। यहाँ पे नोड, आप एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो नोड है, नोड का मतलब हो गया कि ये जो कंप्यूटर लगा हुआ है इस कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं, यानी कि जो ये पॉइंट है इसको हम, ये हमारा जो डिवाइस लगा हुआ है इस डिवाइस को हम नोड बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये कह रहा है कि मेश टोपोलॉजी में जो नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है इनका। स्टार टोपोलॉजी के केस में क्या था कि सेंट्रल हब से जो कंप्यूटर नोड था वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था, और यहाँ पे क्या है कि जो डिवाइस है वो डिवाइस ही आपस में डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं मेश टोपोलॉजी में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर मैं इस कंप्यूटर सपोज मैं इस कंप्यूटर का नाम रख देता हूँ ए, और ये कंप्यूटर किस किस से कनेक्टेड है, तो ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है, इसकी नाम मैं रख देता हूँ बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो यहाँ पे हमारे एफ कंप्यूटर हो गए, 6 कंप्यूटर हो गए हैं। और ए नंबर जो कंप्यूटर है ये सभी कंप्यूटर से कनेक्टेड है। यहाँ सी से भी कनेक्टेड है, और ये डी से भी कनेक्टेड है, ई से भी कनेक्टेड है, एंड एफ से भी कनेक्टेड है। यानी कि
एक जो कंप्यूटर है उसको उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर, जितने भी नोड्स हैं, उन सभी नोड्स से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे नोड्स वर्ड इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई सर्वर भी हो सकता है, कोई प्रिंटर भी हो सकता है, कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कंप्यूटर के जगह पे नोड यूज किया जा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हर एक नोड और उस नेटवर्क में जितने भी नोड्स लगे हुए हैं उन सभी नोड से एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो आप इसको देख के ही आप बता सकते हैं कि इसकी जो केबल कॉस्ट होगी वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, बिकॉज कि इसमें केबल वर्क नहीं होता। ये वायरलेस एक नेटवर्क है बट इसकी जो एक्सपेंस होगा वो बहुत ही हाई होगा। अगर हम इसको एक केबल माने तो केबल भी अगर लगा रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा केबल यूज़ होने वाला है। ऑल द कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर इन अ नेटवर्क। मैंने वही बात बताया कि इसमें जितने भी कंप्यूटर इस नेटवर्क में हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। Every node not only send its own signal but also relay but data from other nodes। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक नोड ही डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, यहाँ सभी डेटा अपना शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी डेटा अपना जिस भी कंप्यूटर को सेंड करना चाहते हैं उसको इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम इस कनेक्शन को अगर केबल की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा केबल लगने वाला है और इसमें एडिंग रिमूविंग भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि एक कंप्यूटर को अटैच करने के लिए इसके पास, अगर हमारे नेटवर्क में 6 कंप्यूटर है तो इसको कनेक्ट करने के लिए इसके पास 5 केबल होने चाहिए एक कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। The internet is an example of mesh topology। इंटरनेट का मतलब हुआ कि हमारा जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो मेश टोपोलॉजी की एक एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पूरे विश्व एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट में क्या है कि हम कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं, किसी भी सर्वर से डायरेक्ट डेटा को रिसीव कर सकते हैं। अगर IRCTC की बात करें, रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुकिंग का जो वेबसाइट है उसकी बात करें, तो वहाँ भी एक मेश टोपोलॉजी है, क्योंकि हर एक पर्सन उस डिवाइस से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेश टोपोलॉजी वहाँ भी एस्टेब्लिश्ड है, बहुत बड़ा इसका भी नेटवर्क है, कोई भी कहीं से टिकट बुकिंग कर सकता है। तो इसके जितने भी सर्वर हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, वो सभी एक दूसरे से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये पीयर टू पीयर एक आर्किटेक्चर भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये था हमारा मेश टोपोलॉजी। अब हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे मेश टोपोलॉजी की। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज देखते हैं। तो द नेटवर्क्स आर वेरी रिलायबल बिकॉज इफ एनी लिंक्स ब्रेक इट विल नॉट अफेक्ट द अदर कनेक्टेड कंप्यूटर। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारा नेटवर्क बना था, अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क है, मैं 4 नोड मैंने अटैच कर दिया और ये चारों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर कंप्यूटर पे, हर नोड पे कनेक्ट होने के लिए इसके पास 3 केबल हैं और यहाँ भी 3 केबल्स हो गए, यहाँ पे सभी के पास। तो ये जो नेटवर्क है हमारे पास, ये 4 नोड हमने लगाया है और ये हमने एक मेश टोपोलॉजी बनाया। और मेश टोपोलॉजी का ये फीचर है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर इन केस एक केबल हमारा डिस्ट्रॉय होता है, एक केबल ख़राब भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि द नेटवर्क्स आर वेरी रिलायबल बिकॉज एनी लिंक, कोई भी लिंक अगर ब्रेक होता है तो नॉट अफेक्ट द अदर कनेक्टेड कंप्यूटर, यानी कि बाकी जो कनेक्शन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमारा ये डेटा है और A to B ट्रांसफ़र होने वाला था तो ये इससे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता था, बट अगर ये केबल ख़राब है, इस केबल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये दूसरा रूट भी अप्लाई कर सकता था, यहाँ से भी ट्रांसमिट कर सकता था। बहुत सारे रूट है। अगर हमारे पास ये भी केबल डिस्ट्रॉय हो चुका है तो ये इस रूट से ट्रांसफ़र कर सकता है। तो बहुत सारे रूट हमारे पास मिल जाएंगे ट्रांसमिट करने के लिए। अगर हमारे पास ये केबल भी ख़राब हो रहा है तो हम डेटा को ऐसे ट्रांसमिट करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ भेजेंगे,
फिर ऐसे भेजेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी फीचर है कि अगर कोई एक दो केबल डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो हमारे पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। There are no link between point to point because it is secure। और ये डेटा जो है ये सिक्योर है बिकॉज कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, डायरेक्ट एक दूसरे से डेटा को शेयर करता है। इट इज़ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स, क्योंकि ये एक दूसरे से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, इसलिए बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन करता है और फास्ट डेटा को ट्रांसमिट करता है। इसके भी बहुत सारे टेक्निक है। अगर इस टाइप का टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पे पैकेट स्विचिंग एक टेक्नोलॉजी है जो वर्क करता है। अभी हम टोपोलॉजी ख़त्म होने के बाद स्विचिंग टेक्निक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे पैकेट स्विचिंग वर्क कैसे करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट रिक्वायर्स स्पेस टू रन द केबल्स, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए कि अच्छे से केबल एस्टेब्लिश्ड हो सके। अगर हम केबल से इस टाइप का नेटवर्क तैयार करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी केबल यहाँ यूज़ होने वाले हैं और इन सभी केबल को यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेस भी होना चाहिए। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ केबल कम्युनिकेशन, यानी कि इस कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा केबल का यूज़ करना पड़ेगा। ये जो नेटवर्क है ये बहुत बड़ी नेटवर्क है और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको मैनेज करना एंड मेंटेन करना, क्योंकि इसमें एक दो केबल ख़राब हो गया तो भी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि नेटवर्क तो हमारा काम कर रहा है, अदर रूट से ही जा रहा है बट वर्किंग में तो है, तो इसमें हमें मुश्किल होता है, इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत हाई कॉस्ट पे वर्क करता है, इसकी जो एस्टेब्लिश्ड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और लास्ट जो हमारा टोपोलॉजी है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब होता है कि दो अलग अलग टोपोलॉजी को मिक्स करके अगर हम बना रहे हैं एक टोपोलॉजी तो उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। हाइब्रिड नेटवर्क्स यूज और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर टोपोलॉजी, दो या दो से अधिक कोई भी टोपोलॉजी को मिक्स करके अपना एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं तो उसको हम हाइब्रिड नेटवर्क कह सकते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये स्टार नेटवर्क है, यानी कि स्टार टोपोलॉजी यूज़ किया गया है। यहाँ पे रिंग नेटवर्क है और यहाँ पे बस नेटवर्क है और इन सभी को कनेक्ट किया गया है एक केबल से। तो ये जो पूरा का इंटायर नेटवर्क की बात करें तो ये जो पूरा नेटवर्क है इस पूरे नेटवर्क को हम हाइब्रिड टोपोलॉजी या हाइब्रिड नेटवर्क कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोपोलॉजी ख़त्म होता है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इन टोपोलॉजी के अंदर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स को भी हम समझते हैं यहाँ हम प्रोटोकॉल को। प्रोटोकॉल क्या है? तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है, बहुत सारे रूल्स का एक सेट है जिसे हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, जो क्या करता है तो कंप्यूटर का जो नेटवर्क बना हुआ है उस पूरे नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है उसको ये नियंत्रण करता है, गवर्नेंस करता है, यानी कि पूरे नेटवर्क को ये एक गाइडलाइन करता है कि आपको ऐसे वर्क करना है, ऐसे कम्युनिकेट करना है, जो डेटा हम ट्रांसमिट कर रहे हैं आपको इस रूट से ट्रांसमिट करना है, ये रूट खाली है, इस माध्यम से आप डेटा को ट्रांसमिट करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से और जल्दी पहुंचेगा। जैसे कि हम गूगल मैप की बात करें तो वो जैसे हमें गाइडलाइन करता है कि हमें किस तरीके से हमें जाना है, कौन सा रूट फॉलो करना है जो हमारे लिए बेनिफिट होगा, उसी तरह से प्रोटोकॉल्स क्या करता है कि नेटवर्क को गाइड करता है कि जो डेटा ट्रांसमिट करना है, यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है कंप्यूटर्स के बीच में, तो वो कैसे कम्युनिकेट हो वो रूल्स डिफाइन करता है प्रोटोकॉल्स। इट प्रोवाइड्स इजी, रिलायबल एंड सिक्योर वे, और ये बहुत ही आसान और विश्वसनीय और सुरक्षित एक रास्ता प्रोवाइड करता है हमारे नेटवर्क पे, ताकि हम अपने डेटा को बहुत ही आसान तरीके से ट्रांसमिट कर सकें और बहुत ही फास्ट ट्रांसमिट कर सकें, ताकि हमारे नेटवर्क में कोई भी मैसेज में कोई
नॉइज़ ना आए, कोई भी हमारे डेटा को करप्ट ना कर पाए। रिलायबल का मतलब होता है कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा पहुंच रहा है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है, इसमें कोई अनवांटेड मैसेज मिक्स नहीं हो रहा, यानी कि हमारा जो मैसेज डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, वो प्रॉपर मैसेज पहुंच रहा है डेस्टिनेशन तक। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं कुछ जो डिफाइन करते हैं, और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट हमने जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे दे रखा है। और प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे कुछ पोर्ट नंबर है, जैसे कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बस का जो नंबर होगा वो यहाँ पे बस नंबर होता है, जिसको हम पोर्ट नंबर कहते हैं। यानी कि जो हमारा प्रोटोकॉल्स रूल्स रेगुलेशन है वो हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कौन से नंबर पे ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो यहाँ पे कुछ इसके पोर्ट नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपके घर पे जा रहे हैं, तो जैसे आपका घर नंबर होता है कि हाउस नंबर 45 है, तो हमें इस हाउस नंबर पे हमें जाना है, तो वो उसी तरह से ये एक गेट है जहाँ पे नंबर लगा हुआ है, और हर गेट का अपना अपना वर्किंग है, उसके अंदर अपना अपना प्रोटोकॉल्स है। तो ठीक वैसे यहाँ पे पोर्ट नंबर होता है। टीसीपी प्रोटोकॉल की बात करें तो ये एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो कि हमारे डेटा को कैसे ट्रांसमिट करना है इसमें ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। यूडीपी भी ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, ये भी डेटा को ट्रांसमिशन भी करता है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल में क्या होता है, तो जो हमारा डेटा होता है वो पैकेट में डिवाइड करके फिर बहुत सारे अलग अलग रूट से ट्रांसमिट करता है। और ये जो यूडीपी जो होता है ये रिलायबल नहीं होता है, बट टीसीपी जो होता है ये रिलायबल होता है। बिकॉज कि टीसीपी जब भी हम टीसीपी मेथड का यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक कनेक्शन क्रिएट होगा, और कनेक्शन क्रिएट होने के बाद उसी कनेक्शन पे डेटा को ट्रांसमिट करेगा। जैसे कि हम बात करें कि आप शेयर इट अगर यूज़ कर रहे हैं, तो शेयर इट में क्या होता है, तो सबसे पहले एक सेंड और रिसीव करने के लिए आपके पास एक कनेक्शन जाता है जिसको आप एक्सेप्ट करते हो, तो एक लिंक बन रहा है, यानी कि हैंड शेकिंग मेथड यहाँ पे यूज होता है। एक दूसरे से पहले हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और दूसरा जो रिसीवर है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो रिक्वेस्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग का एक प्रोटोकॉल्स होता है, और उसके बाद ही डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो ये वर्क टीसीपी में होता है, जो कि रिलायबल है, यानी कि वो उसी के फ़ोन में पहुंचेगा, किसी दूसरे के फ़ोन में नहीं जाएगा, बिकॉज कि वहाँ पे एक कनेक्शन बन चुका है और उसी कनेक्शन में ये वर्क करेगा। और यूडीपी क्या होता है कि ये यहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं होता, यहाँ पे डेटा बस ट्रांसमिट होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्या होगा। तो ये यूडीपी है, बट टीसीपी जो है वो है स्लो काम करता है, और यूडीपी जो है ये फास्ट वर्क करता है। जहाँ पे हमें फास्ट और अनरिलायबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ पे हम यूडीपी का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे रिलायबिलिटी चाहिए हमें, जहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, तो सिक्योरिटी के लिए हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। और बाकी जो इसका जो पोर्ट नंबर नहीं होता, बिकॉज कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये। और यहाँ पे आप बाकी जितने भी प्रोटोकॉल्स आप देख रहे हैं, जैसे HTTP, HTTPS, DNS, FTP, POP, POP और SMTP टेलनेट, तो इन सभी जो प्रोटोकॉल है ये इन्हीं दो मेथड पे वर्क करते हैं। यानी कि टेलनेट एक ट्रांसमिशन करने की प्रोटोकॉल है, बट इसमें रिलायबिलिटी है, तो रिलायबिलिटी करने के लिए टीसीपी इस पे वर्क करेगा। तो ये दो टाइप्स के प्रोटोकॉल है जो ट्रांसपोर्टिंग के काम करेंगे। और ट्रांसपोर्टिंग में भी अब यहाँ पे रूल्स है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ये जितने भी यहाँ पे प्रोटोकॉल्स देख रहे हैं, ये दोनों सारे प्रोटोकॉल्स इन्हीं दो प्रोटोकॉल्स पे वर्क करते हैं, या तो टीसीपी होंगे या तो यूडीपी पे वर्क करेंगे। टेलनेट की बात करें तो इसका जो पोर्ट नंबर है ये है 23। FTP जो है ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इसका फुल फॉर्म, इन सभी का फुल फॉर्म आप नोट डाउन करते रहें। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर 20 एंड 21 पे काम करता है। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा हुआ है कि 21 जो पोर्ट नंबर है ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, एंड 20 नंबर जो पोर्ट है इस पे डेटा ट्रांसमिट होता है। यानी कि पहले ये कनेक्शन तैयार करेगा और ये फिर डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो इससे ये साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो FTP वर्क करेगा वो TCP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये वर्क कर रहा है। HTTP की बात करें तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो होता है
80, यानी कि जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है HTTP, और HTTP जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। ये सिक्योर नहीं होता, बट HTTPS की बात करें तो यहाँ भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो सिक्योर जो है ये पोर्ट नंबर 443 पे वर्क करता है और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो TCP हो गया, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता वो UDP हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ प्रोटोकॉल्स है और इसको आप नोट डाउन कर लें। SMTP की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पे मैसेजिंग जो ईमेल होता है, ईमेल में SMTP का यूज़ किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एंड POP जो है POP, ये ईमेल के मैसेज को रिसीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा वो SMTP यूज़ होगा और पोर्ट नंबर 25 पे काम करेगा। और पॉप प्रोटोकॉल क्या है, तो ये मैसेज को रिसीव करेगा, यानी कि हमने सेंड किया तो कहीं ना कहीं तो रिसीव होगा। तो जो पर्सन उस ईमेल आईडी को, उस ईमेल को, मैसेज को रिसीव कर रहा है, वो वहाँ पे पॉप जो है POP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये वर्क करता है। एंड वहाँ पे पोर्ट नंबर 110 यूज़ होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। DNS की बात करें तो ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, या डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं। तो ये एक सर्वर है जो कि हमारे URL आईडी को कन्वर्ट करता है। URL क्या होता है हम इन सबको समझेंगे अभी। अगर इसमें प्रोटोकॉल्स में कोई नहीं समझ में आ रहा तो हम आगे अभी बहुत सारे चीज़ सीखने वाले हैं। जब हमारा इंटरनेट वाला चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम इन सभी प्रोटोकॉल्स को और भी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, डिटेल समझने वाले हैं कि एक्चुअली में इन सब का वर्क कहाँ होता है। तो ये सब इंटरनेट पर वर्क करेगा, आगे हम इन सभी को समझने वाले हैं। और हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क स्विचिंग, यानी कि हमारा जो नेटवर्क है, नेटवर्क तब एस्टेब्लिश्ड हो गया, मैसेज भी है, मीडियम भी है, सेंडर रिसीवर भी है। अब है कि डेटा ट्रांसमिट करना है। तो डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो कैसे ट्रांसमिट करे, किस मेथड को यूज़ करेगा। तो नेटवर्क स्विचिंग एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। कोई भी वॉइस हुआ हमारा, या फिर ऑडियो, वीडियो, इमेज, कुछ भी है, तो हम डेटा को अपने नेटवर्क पे कैसे ट्रांसमिट करेंगे तो उसका यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। आइए हम समझते हैं इसको। नेटवर्क स्विचिंग इज अ प्रोसेस विच डिस्कस हाउ टू पैकेट मूव फ्रॉम सेंडर टू डेस्टिनेशन ओवर नेटवर्क। यानी कि जो हमारा नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड हुआ है, अब कोई सा भी नेटवर्क हो सकता है, लैंडमैन वैन, तो हमारा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क पे जो मैसेज है, वो पैकेट जो है वो कैसे मूव करे, किस तरीक़ा से जाए ताकि डेस्टिनेशन तक पहुँचे, सेंडर टू डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए किस मेथड का यूज़ करें। तो इसके लिए हम नेटवर्क स्विचिंग का यूज़ करते हैं। वी नो दैट सेंडर सेंड्स पैकेट एंड रिसीवर रिसीव पैकेट। हम जानते हैं कि जो सेंडर सेंड करता है कोई भी पैकेट या मैसेज को, और रिसीवर रिसीव करता है, बट कैसे पहुंचता है सेंडर से डेस्टिनेशन तक, इसकी जानकारी हमें नहीं होती। हम तो जैसे सेंड किए तो हमें पता है कि हमने सेंड कर दिया, रिसीवर के पास वो चीज़ पहुंच गया तो हमें फ़ोन करके या फिर हमें पता चल गया कि वो वहाँ पे पहुंच गया, लेकिन ये कैसे गया ये हमें नहीं पता होता है। कैसे कैसे होके गया, कौन कौन से रूट मिले, कौन कौन सा हमारा इसके पास नेटवर्क डिवाइसेस मिले बीच में, कैसे कैसे वो नेटवर्क पे ट्रैवल किया और ट्रैवल होने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुँचा, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होता। तो यहाँ जो बीच का जो नेटवर्किंग है वो स्विचिंग टेक्निक के थ्रू किया जाता है। देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरी इन विच वी कैन पुट द ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग। यानी कि यहाँ पे जो नेटवर्क स्विचिंग का जो टेक्निक है ये 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। इसकी जो कैटेगरी है वो 3 टाइप्स की है, जो कि हम बारी बारी से सबको देखते हैं। जो पहला नंबर है वो है सर्किट स्विचिंग, यानी कि ये सर्किट के थ्रू नेटवर्क एस्टेब्लिश करेगा, मैसेज ट्रांसमिट करेगा। और सेकंड जो है वो है मैसेज स्विचिंग। थर्ड जो है वो है पैकेट स्विचिंग। आपके सिलेबस में सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग को ही पढ़ना है, मैसेज स्विचिंग नहीं है, बट ये भी एक टाइप है जो कि सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग के बीच में आता है, बिटवीन में। तो हम इन सबको देखेंगे बारी बारी से।
सबसे पहले हम सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं, तो यहाँ आप फिगर देख सकते हैं और फिगर देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेलीफोन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन यानी कि वॉइस कॉलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग, इट परफॉर्म देयर 3 टास्क। यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि अगर हम एक दूसरे से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेंडर है ए और यहाँ जो रिसीवर है बी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा कुछ इस तरीके से सेंड हो रहा है और यहाँ पे सर्किट है। अब यहाँ पे बहुत सारे सर्किट लगे हुए हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम देखो यहाँ से हम इस भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी रूट हो सकता है। तो यहाँ से जो भी सर्किट कनेक्शन होगा हम उसके माध्यम से यहाँ से पहुँचेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि रिसीवर तक पहुँचने के लिए एक रूट डिफाइन हुआ है। ठीक है, रूट यहाँ पे इस तरीके से नीचे से आ रहा है यहाँ पे, तो ये एक रूट है इसके पास पहुंचने के लिए। तो कनेक्शन एक पहले ओरिएंटेड हो गया, यानी कि एक कनेक्शन बन चुका है। अब जो कोई भी डेटा ट्रांसमिट होगा इसी लाइन पे ट्रांसमिट होगा, कोई अदर लाइन का यूज़ नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे 3 टास्क होता है। सबसे पहला जो टास्क है एस्टैब्लिश द सर्किट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टास्क है वो है कि कनेक्शन क्रिएट करना। और कनेक्शन क्रिएट जब हो जाएगा तब क्या होगा कि ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, यानी कि पहले तो कनेक्शन क्रिएट होगा। कनेक्शन क्रिएट होने के बाद अब क्या होगा कि डेटा ट्रांसमिट करेंगे, यानी कि अब बातचीत स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे बातचीत ख़त्म होगा तो हमारा जो कनेक्शन सर्किट बना था वो हमारा सर्किट अब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि अब इस पर दूसरा कोई कनेक्शन होगा, अब दूसरे कोई बातचीत करेंगे, अब अपना दूसरा कोई यूज़ करेगा इस चैनल को। जैसे कि अगर हम सेलुलर फ़ोन की बात करें कि जैसे आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल डायरेक्ट, जैसे आप नंबर डायल करके ओके करते हैं तो डायरेक्ट बातचीत स्टार्ट नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है कि एक रिंग जाता है जिसके पास आप कॉल कर रहे हैं, तो रिंग जाने के बाद उसकी घंटी बजती है फ़ोन की, और वहाँ पे क्या होता है कि उसके पहले भी बहुत सारे बातें होते हैं, लेकिन मैं उन सबको छोड़ रहा हूँ, अभी स्किप कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट हम वहाँ पे चलते हैं। जैसे कि आपकी सिलेबस की बात हो रही है, तो वहाँ रिंग जाता है। रिंग जाने के बाद क्या होगा कि अगर वो फ़ोन रिसीव कर लेता है, यानी कि वहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। तो जब कनेक्शन जब तक एस्टेब्लिश नहीं होगा, जब तक कनेक्शन बनेगा नहीं, सर्किट बनेगी नहीं, तब तक हम बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट होगा। कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जैसे हम ओके बटन प्रेस करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे, तो उसके बाद हमारा जो बातचीत होगा यानी कि वॉइस की डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे बातचीत ख़त्म होता है हम कॉल को कट कर देते हैं, यानी कि जो कनेक्शन बना था वो ख़त्म हो चुका है। अगर हमें फिर से उसी पर्सन से बात करना है तो हमें फिर से एक कनेक्शन क्रिएट करना होगा, यानी कि हमें फिर से नंबर डायल करके उसको कॉलिंग करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद अगर वो रिसीव करता है तो हमारी बातचीत होगी, अदरवाइज़ नहीं हुई। तो सर्किट स्विचिंग में 3 स्टेप्स हैं इसको यूज़ करने के लिए: एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन एंड डेटा ट्रांसमिशन एंड देन जो कनेक्शन बना हुआ है उसको डिस्कनेक्ट करना। सर्किट स्विचिंग इज़ ओरिजिनली डिज़ाइन फॉर वॉइस एप्लीकेशन। ये जो सर्किट स्विचिंग बना था बहुत पुराना मेथड है और इसका यूज़ केवल टेलीफोन लाइन में ही यूज़ किया जाता था, वॉइस ट्रांसमिशन के लिए ही यूज़ किया जाता था। इसमें हम कोई ऑडियो वीडियो फाइल, जो वीडियो फाइल है या फिर कोई डिजिटल डेटा है उसको हम ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, केवल हम वॉइस डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कम्युनिकेशन, जैसे कि हम टेलीफोन के ज़माने में बातचीत करते थे, एक वायर लगता था और सर्किट स्विचिंग में वायर का ही यूज़ किया जाता था। अब मैसेज स्विचिंग की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा मेश नेटवर्क था, मेश टोपोलॉजी, उस तरीके से यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है और यहाँ पे हमारे पास मैसेज है। तो मैसेज को सेंडर ए, यह हुआ हमारा सेंडर, दूसरा हो गया बी नंबर रिसीवर। तो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीका है। मैसेज स्विचिंग इज़ अ मिडल पार्ट ऑफ द सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के ये बीच का पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास मैसेज है तो हमने एक मैसेज जैसे सेंड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रूट यहाँ से बना लिया। जैसे कि
सेंडर ए ने सेंड किया तो यहाँ पे ये नोड 1 हो गया, S1 S2 फिर S4 S6 और फिर डेस्टिनेशन तक पहुँच गया। फिर जैसे हमने सेकंड मैसेज सेंड किया तो यहाँ सबसे पहले S1 के पास पहुँचा, फिर यहाँ से S2 के पास पहुँचा, फिर S3 के पास पहुँचा, फिर S4 के पास पहुँचा, फिर S6 के पास पहुँचा, फिर डेस्टिनेशन बी तक पहुंच गया। तो ये दूसरा मेथड यूज किया। अगर हमने एक और मैसेज किया तो अगर ये रूट बिजी है तभी ये दूसरा रूट का यूज़ करता है, अगर ये रूट खाली है तो वो इसी रूट पे चला जाएगा। जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उस पे ये ट्रैवल करता है इसका मैसेज। अगर वो रूट इनकेस बिजी है या फिर किसी कारणवश एक केबल डिस्ट्रॉय हो चुका है, कनेक्शन नहीं बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज कि ये केबल यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता तो ये यहाँ से मैसेज को नीचे ट्रांसमिट करके के बाद यहाँ S5 पे आता, फिर S6 से इस तरीके से मैसेज को डिलीवर कराता। तो ये अलग अलग रूट खुद डिसाइड करता है। जब आगे की जो रूट है अगर वो बिजी है या फिर डिस्ट्रॉय है तो वो अपना रूट चेंज कर सकता है। और यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे पूरे के पूरा मैसेज पूरा का पूरा एक ब्लॉक एक साथ ट्रैवल करेगा नेटवर्क पे। इन दिस स्विचिंग कंप्लीट मैसेज इज ट्रीटेड अ सिंगल डेटा यूनिट। जैसे कि मैंने बताया कि पूरी की पूरी मैसेज को ये एक डेटा यूनिट को समझता है और उसको पूरे के पूरे डेटा को एक साथ शेयर करेगा। अगर बहुत बड़ी लेंथ का है आपके डेटा का तो उसको रोक के छोटे छोटे जितने भी मैसेज होंगे पहले उनको ट्रांसमिट किया जाता है, फिर बड़े डेटा को यहाँ पे ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसी के बाद हमारा जो आता है वो पैकेट स्विचिंग आता है। जनरली इट इज़ सेम एज पैकेट स्विचिंग बिकॉज इट इज़ नॉट एस्टैब्लिश सर्किट। ये पैकेट स्विचिंग की तरह है बट इसमें यह है कि पूरा का पूरा मैसेज एक साथ ट्रांसमिट होता है। और ये सर्किट स्विचिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता। तो यहाँ पे जो मैसेज स्विचिंग है ये सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की कम्बिनेशन है, ये बीच का पार्ट है। अब हम समझते हैं कि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है। तो पैकेट स्विचिंग में भी ऐसे ही रैंडमली डेटा पहुंचता है, किसी भी रास्ते से डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो मैसेज है उस मैसेज को छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कि ये हमारा मैसेज है, मैसेज 1 M1। तो इस मैसेज को क्या करेगा कि छोटे छोटे पैकेट में ये डिवाइड कर देगा, ठीक है। और इन सब पे नंबर डाल देगा, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4 एंड 5। और ये जैसे जैसे पैकेट यहाँ से रिसीवर तक पहुँचेंगे, किसी भी रास्ते से पहुँचे, किसी भी रूट को फॉलो करें, देन पहुँचने के बाद क्या होगा कि रिसीवर के पास सभी पैकेट असेंबल होंगे। फिर से ये एक मैसेज का रूप लेंगे और सभी पैकेट यहाँ पे बन जाएंगे। बनने के बाद ही कंप्यूटर पे रिसीवर के पास रिसीव होगा। इन दिस स्विचिंग डेटा इज डिवाइडेड इनटू पैकेट्स। जो बात अभी मैंने समझाया वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा मैसेज है, जो भी एक यूनिट है मैसेज का, उसको छोटे छोटे पैकेट में ये डिवाइड कर देता है। और हर पैकेट का एक फिक्स्ड लेंथ होता है, वो उसी पैकेट में उतने ही बड़े लेंथ में डिवाइड होगा। इट इज़ कनेक्शन लेस स्विचिंग टेक्निक। और इसमें सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, इसमें कनेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें कोई रूट फिक्स नहीं है। ये बहुत सारे रूट से किसी भी रूट से ट्रैवल कर सकते हैं। ईच पैकेट कंटेंस स्विचिंग इन्फॉर्मेशन एंड असेंबल्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कह रहा है कि सभी के पास एक इन्फॉर्मेशन होता है जिसे मेटा डेटा कहते हैं, यानी कि कितना नंबर हमें पैकेट कितना नंबर है और जो जिस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है उसका एड्रेस और कहाँ से हम चल रहे हैं उसका एड्रेस, यानी कि सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड पैकेट नंबर। कुछ इन्फॉर्मेशन ये अपने पास रखते हैं और फिर ये नेटवर्क पर ट्रैवल करते हैं और उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बाद ये असेंबल्स होते हैं और असेंबल होने के बाद ही डेटा रिसीव होता है सेंडर के रिसीवर के पास। तो ये था पैकेट स्विचिंग। और यहाँ पे हमारा जो भी 3 टाइप के स्विचिंग टेक्निक थे वो हमने देख लिया, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग।